आज हम बात करते हैं G7 कंट्रीज़ के बारे में, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री से रिलेटेड कि भाई हिस्ट्री क्या चीज़ रही है, कैसे ये फॉर्म की थी, ज़रूरी था फॉर्म करना, भाई क्यों इसको फॉर्म किया गया था, ऐसा क्या रीज़न था कि G7 कंट्रीज जो है G7 जो है ग्लोबल 7 इसको फॉर्म किया गया। और G7 में कौन कौन सी कंट्रीज़ जो है उसको इंक्लूड किया गया, क्या G7 में सिर्फ यही कंट्रीज़ थी, इसके अलावा कोई और कंट्रीज़ में इंक्लूड नहीं की? तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस वीडियो में आपको मिलेगी। एंड तक हमारी वीडियो को देखते रहिए। और जो भी हमारे और सबसे पहले जो हमारे इस वीडियो को देख रहा है और जो हमारे इस चैनल पे नया आया है, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर हमारी वीडियो थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेटिव आपको लगे, थोड़ी बहुत भी हेल्प हमारी वीडियो के द्वारा आपकी हुई हो। ओके, तो G7 कंट्रीज जो है, क्या इसमें जो मेंबर रहता है, जो प्रेसिडेंट रहता है, क्या वो परमानेंट रहता है? जो एक प्रेसिडेंट रहता है क्या वो परमानेंट रहता है? नहीं। G7 जो कंट्रीज़ है इसका जो प्रेसिडेंट जो इलेक्टेड होता है रोटेशन बेसिस जो है इनके प्रेसिडेंट जो इलेक्ट होते हैं। जैसे करंट प्रेसिडेंट है G7 का वो है इटाली में जो है G7 की जो है अभी रिसेंटली G7 की जो मीटिंग हुई 2024 में, ये इटाली में हुई। तो इटाली की कौन सी जगह पे हुई है इसकी मीटिंग? अगर मैं थोड़ा सा कन्वर्सेशन मैं बोल ठीक पाऊँ तो सही से बोल पाऊँ तो समिट हुई थी होस्टिन अपोलिया में, जो इटाली की जो सिटी है, इटालियन सिटी, वहाँ पे G7 की अभी रिसेंटली जो इसकी मीटिंग हुई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर जैसे कोई गवर्नमेंट एग्जाम है उसमें 1 मार्क का क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जो G7 की मीटिंग रिसेंटली कहाँ पर हुई है। ओके, अब ये देखिए जो G7 की जो कंट्रीज़ है, कौन कौन सी कंट्रीज़ जो G7 कंट्रीज़ मतलब कौन कौन सी कंट्रीज़ है G7 में आती हैं। तो G7 कंट्रीज़ में इटाली, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूके और यूएस, ये जो कंट्रीज़ है G7 ग्लोबल 7 में ये कंट्रीज़ हैं, इनको इंक्लूड किया गया है। तो ये जो है ये G7 का पार्ट है। अब ये देखिए जो इंडिया है इसको इनवाइट किया गया कि इंडिया भी G7 का पार्ट है। तो इंडिया G7 का पार्ट नहीं है, इंडिया को इनवाइट किया जाता है। कुछ सालों से इंडिया को इनवाइट जो है वो किया जा रहा है। और इंडिया एक काफ़ी अच्छी इन कंट्रीज़ के तौर पे देखा जाए तो काफ़ी अच्छी ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन इंडिया की काफ़ी अच्छी। और जो यहाँ के लीडर्स हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, वो काफ़ी अच्छे जो हैं वो अपने आइडियाज़ जो हैं वो बताते हैं। और इकोनॉमिकल कंडीशन जैसे इंडिया का GDP काफ़ी इंक्रीज जो है वो कर रहा है, जिसकी वजह से इंडिया जो है वहाँ पे भी इनको मतलब बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है ताकि वो अपने भी कुछ सजेशन दें या फिर कुछ चीज़ें वहाँ पे ये सब चीज़ें बुलाई जाती है। तो इंडिया को स्पेशल गेस्ट में इनवाइट किया गया है G7 की मीटिंग में। ओके, और ये काफ़ी प्राउडली जो है वो मूवमेंट है कि G7 कंट्रीज़ में ग्लोबल 7 जहाँ पे इकोनॉमिकली इतनी इतनी डेवलप्ड कंट्रीज़, वहाँ पे ग्लोबल 7 की मीटिंग होती है उन कंट्रीज़ की, वहाँ पे इंडिया को बुलाया जा रहा है, इनवाइट किया जा रहा है एज ए स्पेशल गेस्ट। तो बहुत ही एक प्राउडली मोमेंट है ये इंडिया के लिए। ओके, कि मतलब कुछ सालों से इनको बुलाया जाए। अब ये देखिए जो G7 की जो मीटिंग हुई थी इसमें जो ये कैसे फॉर्म हुई थी, अब ये जो हिस्ट्री थी इसकी रिलेटेड हिस्ट्री थी 1973 में जाए तो G7 की जो 1973 में G7 को फॉर्म किया गया था। मीटिंग हुई थी, मीटिंग ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर इन पेरिस में इसकी मीटिंग हुई थी, जहाँ पे लोगों के द्वारा ये आइडिया लगाया जाता कि भाई ग्लोबल 7 होना ज़रूरी है। जो काफ़ी अच्छी डेवलप कंट्रीज़ हैं, जो एक साथ मतलब डेवलप कर रही हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनको एक साथ आना, डेवलप कंट्रीज़ को एक साथ आना ज़रूरी है ताकि जो इकोनॉमिक चैलेंजेस जो है वो सोसाइटीज़ में देखे जा रहे हैं उसके साथ कोप अप किया जाए। मतलब उसको इकोनॉमिक के चैलेंजेस जो इतने ज़्यादा आ रहे हैं उसको कैसे ना कैसे करके हैंडल किया जाए उसको। तो उन सब चीज़ के लिए जो है G7 कंट्रीज जो है ग्लोबल 7 जो है वो फॉर्म किया गया था। तो कौन कौन से ऐसे मेजर इकोनॉमिक चैलेंजेस थे जिसने मजबूर कर दिया G7 को फॉर्म करने के लिए? भाई G7 जो फॉर्म हुई थी तो पहला है ऑयल क्राइसिस, देन सेकंड इन राइजिंग इन्फ्लेशन की कंडीशन, इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था, सभी चीज़ों के रेटेड इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि इसके ऊपर फोकस किया जाए, जिसकी वजह से ग्लोबल 7 जो है वो फॉर्म हुआ था। देन कोलैप्स ऑफ ब्रेटन वुड्स सिस्टम, ये 3 ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से जो है इकोनॉमिक चैलेंजेस ये 3 थे जिनकी वजह से G7 जो है वो फॉर्म हुआ था ग्लोबल 7। अब हमने कंट्रीज़ का नाम भी आपको बता दी कि कौन कौन सी कंट्रीज जो है G7 में इंक्लूडेड है। अब ये देख सकते हैं इसमें जो पहली जो मीटिंग हुई थी, जो G7 की पहली मीटिंग हुई थी 1975 में फ्रांस में पहली G7 की पहला समिट G7 में हुआ था। उस टाइम पे कहा जा रहा है कि 6 कंट्रीज उसमें इंक्लूडेड थी, लेकिन 1976 में अगले ही साल कनाडा जो थी वो भी G7 जो कंट्रीज है उसका पार्ट बन गई और जो 6 कंट्रीज ये G7 जो है वो फॉर्म होगी। अब ये देखिए कि G7 क्या G7 ही रही थी क्या, कभी G8 भी हुई थी, कोई और भी कंट्रीज इसमें पार्ट किया मतलब पार्टिसिपेट किसी कंट्रीज में इसको इंक्लूड किसी कंट्री ने इसमें पार्ट लिया था या फिर कोई और भी कंट्रीज में इंक्लूड की गई थी? हाँ, तो
रशिया एक ऐसी कंट्री है जिसको 1998 में इंक्लूड किया गया था, G7 को वो पार्ट बनी थी, और उस टाइम पे जो G7 था वो G7 नहीं रहा था, G8 हो गया था। लेकिन 2014 में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से रशिया को G7 की जो कंट्रीज़ थी वहाँ से निकाल दिया गया कुछ, या फिर जैसे कंट्रीज़ के ऊपर अटैक वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें रही थी जिसकी वजह से कनेक्शन बीच में अच्छे नहीं रहे जो कंट्रीज़ थी, उसकी वहाँ से रशिया जो है वहाँ पे से रिमूव हो गई थी 2014 में G7 से। तो ये जो वापस से जो G8 था वो वापस से G7 बन गया। अब ये बात करते हैं ग्लोबल जीडीपी। जो ग्लोबल जीडीपी कहा जाता है कि 1970 में जो G7 जो थी इसकी जो जीडीपी जो इसमें इंक्लूड हो रहा था वो था 50%, लेकिन 2018 में देखा जाता है उसका जीडीपी डिक्रीज हो गया 30% तक जीडीपी इसका बताया जा रहा है। G20 में कहा जा रहा है कि जो G20 है वो फॉर्म हुआ था कि कहा जा रहा है कि जो G7 जो है ग्लोबल 7 की कुछ कमियां जो रही थी वो कहा जा रहा है कि G20 में कवर की जाएंगी। तो G20 क्रिएट प्रूव्ड एंड द G7 इनएबिलिटी टू हैंडल मॉडर्न डे क्राइसिस। ये कहा जा रहा है कि G7 की जो G7 है पर समिट जो G7 है तो इसके कुछ इनएबिलिटी, कुछ क्राइसिस जो है, कुछ चीज़ें जो है वो नहीं कैपेबल मतलब नहीं कवर अप कर पा रही है, किसी चीज़ में इनकेपेबल है, तो उस चीज़ को G7 में G20 में कवर किया जाएगा, ये चीज़ है कही गई। तो G7 प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोमोटिंग फ्री एंड फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो G7 जो है इसने काफ़ी सारे ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए जिसकी वजह से जो कंट्रीज़ है वो आपस में एक साथ कंट्रीज़ के बीच में कनेक्शन जो है वो बढ़ जाए। तो पहला ऐसा स्टेप जो लिया गया, प्रमोट किया इसने फ्री एंड फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, फ्री एंड फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो है वो इस्तेमाल की गई, जिसकी वजह से कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड है वो आपसी में फ्री मतलब ये हो जाए कि फ्री ट्रेड रहेगा, तो जिससे क्या होगा जो ट्रेड है कंट्रीज़ के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रमोट होगा। देन सेकंड, शेपिंग अ ग्लोबल गवर्नेंस इश्यूज। देन थर्ड, सिक्योरिटी कॉपरेशन एंड डेवलप्ड असिस्टेंस। तो डेवलपमेंट असिस्टेंस, तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे जो कि G7 जो ग्रुप्स है इंपॉर्टेंट रोल जिसमें इनको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें G7 ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले किया। अभी G7 की जो मीटिंग हुई है तो इसमें हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है, कोई भी एग्जाम आ जाता है प्रीलिम्स का, और जैसे कोई भी एग्जाम MCQ टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं, रिटर्न में कुछ एग्जाम, तो इसमें ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि जो G7 की मीटिंग हुई थी उसका स्पेसिफिक एजेंडा क्या था, कि 2024 में इसका एजेंडा क्या था, कि जो मीटिंग करी गई थी इसका क्या एजेंडा जो है वो सिलेक्ट किया गया। तो उस एजेंडे की हम बात करते हैं कि 2024 का क्या एजेंडा जो है वो रहा है। इसका पहला एम क्या है, इट्स एम टू कोऑर्डिनेट इकोनॉमिक पॉलिसीज टू एस्टेब्लिश ए ग्लोबल इकोनॉमिक एंड कंसर्न ओवर इन्फ्लेशन एंड ट्रेड टेंशन। अब ये है कि कोऑर्डिनेशन इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक जो पॉलिसीज है उसमें कोऑर्डिनेशन करने की, इन्फ्लेशन की कंडीशन को कैसे रिड्यूस किया जाए और ट्रेड टेंशन, ये जो है इसमें ये एजेंडा रहा है कि इसके ऊपर फोकस किया जाए। सेकेंड एजेंडा क्या रहा है, फोकस ऑन क्लाइमेट चेंज एंड जो ये देखा जा रहा है कि एंड रिड्यूस कार्बन एमिशन एंड प्रोमोट एनर्जी सोर्सेज। जो काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेटिक कंडीशन में काफ़ी बदलाव आ रहा है, जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन देखा होगा आपने, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और जो कार्बन एमिशन है वो काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ होता जा रहा है, जो कार्बन है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ता जा रहा है कार्बन, तो जो अर्थ का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ता जा रहा है, तो इस कंडीशन के ऊपर भी काफ़ी ज़रूरी है कि उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। तो फोकस ऑन क्लाइमेटिक चेंज, क्लाइमेट के ऊपर तो है, अभी जितनी भी जैसे मीटिंग्स होती है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस क्या होता है, क्लाइमेट के ऊपर, कि क्लाइमेट के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट है कि सही में ही क्लाइमेट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और ये G7 कंट्रीज़ में भी एक एजेंडा डिसाइड किया गया जिसकी वजह से फोकस ये बात की गई है कि G7 के ऊपर मतलब ये क्लाइमेट चेंजेस के ऊपर फोकस किया जाना है। देन थर्ड, विल प्रायोरिटीज ग्लोबल हेल्थ इनिशिएटिव इंक्लूडिंग पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस। जैसे कि अभी कोरोना के टाइम पे हमने देखा गया था कि काफ़ी इस तरीके की हेल्थ कंडीशन हो गई थी, काफ़ी मतलब बेकार कंडीशन हो गई थी और पहले से तैयार ना रहना, तो ये कहा जा रहा है कि प्रायोरिटी होनी चाहिए ग्लोबल हेल्थ इनिशिएटिव से रिलेटेड, इसके ऊपर भी फोकस किया जाना चाहिए। और पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस मतलब पहले से ही इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए, जैसे कि कोई भी किसी तरीके की बेकार कंडीशन आ जाए तो उसके लिए पहले से तैयार होना चाहिए। और वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन। देन फोर्थ, स्ट्रेंथनिंग पार्टनरशिप विद डेवलपिंग नेशन, जो डेवलपिंग नेशन है उसके साथ पार्टनरशिप बिल्डअप करने की कोशिश की जाए और मोस्ट ऑफली फोकस किया जाए अफ्रीका के ऊपर ज़्यादातर फोकस करने की ज़रूरत है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एजेंडा रहे हैं 2024 जो G7 की मीटिंग हुई है 2024 की, तो कुछ स्पेशल एजेंडा रहे हैं जिसको हमने बताया कि किसके ऊपर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये जो मेन फोकस इनका कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट और भी एरिया रहे हैं जैसे माइग्रेशन, देन क्लाइमेट चेंज, फूड सिक्योरिटी, इम्प्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें पूछा जा रहा है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है। मतलब ये कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे
सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए ह्यूमंस के लिए, फॉर ह्यूमैनिटी। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट एक वीडियो रही है जो बच्चा ओके, तो हमने जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी G7 से रिलेटेड वो आपको प्रोवाइड की कर दी है। जैसे क्या हिस्ट्री रही थी, कौन कौन सी कंट्रीज इसमें इंक्लूडेड है, इंडिया का क्या स्पेसिफिक इसमें रोल रहा है, इंडिया को क्यों इन्वाइट किया गया, ये भी हमने डिसाइड किया। G8 के बारे में भी हमने डिसाइड किया और क्या क्या इसके एजेंडा रहे। सो हमारी वीडियो आपको पसंद आई और इन्फॉर्मेटिव लगे हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, और जो बच्चे इस चैनल पर नया आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।